नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है अनाथ। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनाथ। दीदी, आप ये क्या बोल रही हो? आप महक को अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि इतने बड़े शहर में महक की पढ़ाई करवा पाना मेरे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन आप अगर मेरी बेटी को अपनी ससुराल लेकर जाएंगी तो आपकी सास क्या बोलेंगी? वो तो हमें पहले से गरीब और लाचार समझती है। अब आपके भैया भी तो इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेले कितना और क्या क्या संभालूं? इतना कहकर जया सिसकने लगी। सारिका अपनी भाभी की हथेली को थामते हुए बोली, भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि मम्मी जी हमेशा मेरे मायके को कमतर ही समझती है, लेकिन अब भैया इस दुनिया में नहीं है तो मैं आपकी जिम्मेदारियों को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी जी चाहे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं आपको ऐसी मुश्किल समय में अकेले नहीं छोड़ूंगी। अभी तन्मय की पढ़ाई लिखाई भी तो देखनी है आपको, साथ में आप जॉब भी करती हैं। माँ की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। जया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वो सोचने लगी कि मेरी ननद कितनी अच्छी है। ऐसे समय पर किसी ने भी जया की मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया था। जया के मायके वाले भी आकर खाना पूर्ति करके वापस जा चुके थे। सास ससुर तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब पति ने भी साथ छोड़ दिया था। उसे अकेले 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में उसके ननद ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो उसके प्रति नतमस्तक हो उठी थी। महक पढ़ाई लिखाई में बड़ी होशियार लड़की थी। शुरुआत से ही वो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उसके पिताजी ने उसके सपने को पूरा करने का मन बना लिया था, इसलिए वो दिन रात कड़ी मेहनत भी किया करते थे ताकि बिटिया की पढ़ाई अच्छे से करवा सके। पिछले सप्ताह ही घर में सब लोग कितना खुश थे। पता नहीं उन खुशियों को किसकी नज़र लग गई। महक ने नीट परीक्षा पास कर ली थी और अब बस उसका एमबीबीएस में एडमिशन होने वाला था। अभी आगे वह अपना भविष्य संवारने की दिशा में अगला कदम बढ़ाने ही वाली थी कि तभी एक अनहोनी घटना हो गई। उसके पिता को अचानक से ही हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल जाने से पहले वह स्वर्ग सिधार गए। पूरे घर में मातम पसर गया। महक को अपना भविष्य भी अंधकार में दिखाई देने लगा था। कुछ रिश्तेदार तो 13वीं के दिन ही महक के लिए रिश्ते तक बताने लग गए थे। सब लोग जया को समझा रहे थे कि अच्छा हुआ कि तुम्हारा एक बेटा भी है। बेटी की विदाई करके इसके बोझ को सर से उतार दो और उसके बाद आराम से अपने बेटे की परवरिश करो। बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वो सब कुछ संभाल ही लेगा। जया पति के गम में डूबी हुई बस सबकी बातें सुनती जा रही थी। उसकी बुआ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी जान पहचान में एक लड़का है, 2 बच्चे हैं उसके। उम्र भले थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन महक बिटिया वहाँ राज करेगी। ये सुनने के बाद जया चुप नहीं रह पाई थी। वह घायल नागिन से फुफकार उठी थी कि मेरी बेटी का भविष्य चौपट नहीं करवाना मुझे। तब वे मुंह फुलाकर बोली, मैं भी देखती हूँ तेरी बिटिया क्या उखाड़ लेगी। अच्छा भला रिश्ता बता रही हूँ तो तुम लोगों के नखरे सामने आ रहे हैं। अरे जवान होती लड़की है, ऊपर से बाप भी नहीं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरी बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी, और तुम्हारे साथ हम भी। जया ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपको हमारे परिवार के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तब वे रिश्ते की बुआ जी गुस्से में बोली, मेरे भैया भाभी अब इस दुनिया में है नहीं तो मुझे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपना समझ कर ही बोल रही थी। जया सोचने लगी कि जब अपने लोग ऐसा बोलेंगे तो बाहर की दुनिया पता नहीं क्या बोलेगी। ऐसे समय पर जया का रिश्तों पर से भरोसा ही उठ। लेकिन आज जब उसकी ननद सारिका ने उसकी ओर सहारे का हाथ बढ़ाया तो उसे लग रहा था कि चलो, कम से कम उसकी ननद तो अच्छी है। महक तो माँ और छोटे भाई को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि माँ, अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, मैं कोई जॉब ढूंढती हूँ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। लेकिन जया ने बेटी के भविष्य के लिए अपने मन को कड़ा किया और बोली, मुझे तन्मय के स्कूल में ही पढ़ाने का काम मिल जाएगा बेटी। उसके प्रिंसिपल से मेरी बात हो गई थी। मैं यहाँ पर काम करते हुए तन्मय का ध्यान भी रख लूँगी। तुम वहाँ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो।
तुम्हारी बुआ जी हमारा इतना साथ दे रही है तो तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है। आखिर तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा सपना तो नहीं था, बल्कि तुम्हारे पापा का भी तो सपना था वह। क्या तुम अपने पापा का सपना पूरा नहीं करोगी? पापा का नाम सुनते ही महक माँ के गले से लगकर हिचकियाँ लेकर रोने लगी। उसे लगता था कि पापा को होना चाहिए था ताकि वह बेटी को सफल होते हुए देख पाए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। महक एक सप्ताह के बाद अपनी बुआ जी के साथ उनके ससुराल पहुंची। सारिका के साथ सुमित्रा जी बड़ी कड़क स्वभाव वाली महिला थी। उन्हें अपने परिवार की धन संपत्ति का बहुत गरूर था। वह सारिका को देखते ही बोली, अरे बहू, आ गई अपने मायके से? तुम्हें वहां पर इतने ज्यादा दिन तक रुकने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मातम में गई थी तुम, तो कोई उपहार वगैरह तो लाई नहीं होगी। सारिका ने तुरंत बोला, मम्मी जी, वैसे भी मेरे मायके वाले तो गरीब है और ऐसे समय पर मैं सामान लाने थोड़ी ना गई थी। और आपको किस चीज की कमी है जो आप उम्मीद करती है कि मैं अपने मायके से कोई उपहार लेकर आऊं? सुमित्रा जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, मुझे कोई कमी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम बेकार में वहां पर रुकी, और ये तुम अपनी भाभी की बेटी को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? सारिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी, महक यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करेगी। उसकी सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उस पर गालियों की बौछार करते हुए बोली, मेरे घर में मैंने कोई हॉस्टल नहीं खोल रखा है बहू। तब सारिका उन्हें खींचकर अपने कमरे में ले गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, आप समझने की कोशिश करिए। मैं कल से काम वाली बाई की छुट्टी कर रही हूँ। अब घर में महक आ गई है तो काम वाली बाई की क्या जरूरत है? बहू की बात सुनकर सुमित्रा हैरानी से बहू का चेहरा देखने लगी। तब सारिका अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, मैं क्या आपको इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ कि इस लड़की को यहाँ पर लाकर इसकी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी? अरे मैं तो अपनी भाभी को जरा भी पसंद नहीं करती हूँ। भैया ही नहीं है तो मैं उनकी मदद क्यों करूंगी? आप तो बस इतना समझ लीजिए मम्मी जी कि विधवा भाभी की यह बेटी मेरी मुफ्त की नौकरानी है। सुमित्रा जी का स्वर तुरंत ही नरम पड़ गया और वह हैरानी से बोली, बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? सारिका हंसने लगी, मम्मी जी, सीधी सी बात है। इन छोटे गरीब लोगों को तो हम मुंह भी नहीं लगाते। अब ये महक 2 वक्त की रोटी के बदले हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। नौकरानी? वाह बहू, मान गए तुम्हारे दिमाग को, वरना मुझे तो लगा था कि तुम तरस खाकर अपने ऊपर इसका बोझ ले रही हो। सारिका हंसते हुए बोली, तो बस आपको इसके सामने कुछ नहीं बोलना है। सामने से मैं इसके साथ अच्छे होने का ही दिखावा करने वाली हूँ और भीतर ही भीतर सारा काम भी करवा लिया करूँगी। अब इसे पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलेगा तो पढ़ाई क्या खा करेगी? इसकी माँ इसकी फीस भर रही है, मुझे तो बस इसे अपने घर में रखना भर है। बाकी इसके जीवन का क्या होगा, इसका मुझे क्या? आगे खुद ही थक कर पढ़ाई छोड़ देगी और क्या करेगी? बुआ और उसकी सास की बातों को गलती से महक ने भी सुन लिया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर पर जो बुआ इतनी बड़ी बड़ी बातें करके उसे यहाँ पर लेकर आई थी, उसका असली रूप ऐसा होगा। वह हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे अपने आंसू को रोक लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक रखा था। थोड़ी देर के बाद सारिका सास के रूम से वापस आई और कहने लगी, चलो बेटी, तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर देती हूँ। तुम भी थोड़ी साफ सफाई करने में मेरी मदद कर दो। महक का कलेजा मुंह को आ गया। सोचने लगी, अब यह मुझसे नौकरानी की तरह साफ सफाई का काम करवाएगी। खैर, वह रूम में पहुंची। सारिका झाड़ू लेकर आई। कहने लगी, वो काम वाली बाई तो शाम को आएगी ना, तब तक हमें ही सफाई करनी पड़ेगी। महक मन ही मन सोच रही थी, मैं खूब अच्छे से समझ रही हूँ बुआ कि आप मेरे साथ क्या करने वाली हैं। फिर अपने आंसू को नियंत्रित करते हुए उसने साफ सफाई की। उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि पापा देखिए ना, आप हमें छोड़कर चले गए और जिंदगी मुझे कहाँ ले आई। पिता का साया सर से हटते ही मैं तो नौकरानी बन गई हूँ। सफाई के बाद सारिका बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। सारिका के वहां से जाते ही महक बाथरूम में गई और नल चलाकर वह खूब रोई। उसे बहुत बुरा लग रहा था और सोच रही थी कि अगर यह बात मैं बाहर बताऊंगी तो फिर माँ पर दोहरी जिम्मेदारी की मार पड़ेगी। मैं यहीं पर रहकर बुआ जी को दिखाऊंगी कि अपनी मेहनत के बल पर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद सारिका उसके लिए खाना लेकर आई। शाम को जब काम वाली बाई मुनिया घर आई
तो अपनी सास के सामने ही सारिका ने उसे कहा कि कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुनिया को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो भी क्या करती। उसने कहा, दीदी कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने का अग्रिम मुझे पैसा तुम्हें देना होगा। तुम यूँ अचानक ही मुझे आने से मना नहीं कर सकती। मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा इस महीने भर में। मुनिया शाम को काम निपटाकर वहां से चली गई। महक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब मुनिया की जगह नौकरानी तो मैं ही बनूंगी। अगली सुबह उसे कॉलेज जाना था। वह सुबह उठी तो उसने देखा कि सास के उठने से पहले ही सारिका ने झाड़ू पोछा लगा दिया था। महक तो हैरान रह गई कि ये सब काम तो बुआ मुझसे करवाने वाली थी, तो खुद क्यों कर बैठी। सारिका ने उसका नाश्ता उसके सामने रखते हुए कहा, जल्दी से नाश्ता कर लो महक बेटी, फिर तुम्हारे कॉलेज चलते हैं। महक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सारिका का कौन सा रूप असली है। महक देख रही थी कि सुमित्रा जी के सामने सारिका उससे थोड़े बहुत काम करवाती है और बाद में उसे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहती थी। महक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। उसे हमेशा यह अंदेशा लगा रहता था कि अब बुआ उसे काम पर लगाएगी, अब बुआ उसे काम पर लगाएगी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सुमित्रा जी भी उससे नौकरानी की तरह उससे चाहे जो काम बता देती थी। हालांकि उनके ज़्यादातर काम तो सारिका ही कर देती थी, लेकिन कभी कभार महक को भी उनका काम करना पड़ जाता था। एक दिन सारिका की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह महक से बोली, सुनो बेटी महक, आज तुम ज़रा झाड़ू पोछा लगा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। महक से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, इसी काम के लिए तो आप मुझे लाई है बुआ जी। मैं भी इतने दिनों से आपके तमाशे देख ही रही हूँ। कभी तो आप मुझसे काम करवाने लगती हैं और कभी पढ़ाई करने के लिए कहती हैं। आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है। मैंने उस दिन आपकी और आपकी सासू माँ की बातें सुन ली थी। पापा आपसे कितना प्यार करते थे बुआ जी। मम्मी आप पर कितना भरोसा करती है, लेकिन आप तो मुझे यहाँ पर नौकरानी बना कर लाई हो। कहते कहते उसका गला रुंध गया और उसे रोना आने लगा। सारिका स्तब्ध सी रहकर उसका चेहरा देखती रही, फिर धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे पगली, तूने सुन भी लिया तो क्या हुआ? क्या तुझे मेरा प्यार समझ में नहीं आता? महक 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मुझे आपके प्यार में दिखावे की बदबू आती है। सारिका ने रूम के बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था, तो वह झट से उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, बहुत मुश्किल काम है महक। हमारे घर में धीरे से बात करके कोई बात किसी को कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरी सास हमेशा कहीं न कहीं से हमारी बातें सुन ही लेती है और फिर ताने मार मार कर हम दोनों का जीना मुश्किल कर देती है। इसलिए उस दिन मैंने अपनी सास से झूठ बोला था कि मैं तुझे नौकरानी की जगह लेकर आई हूँ। हाँ, इससे मेरा काम ज़रूर बढ़ गया। मुझे काम वाली बाई को हटाना पड़ गया। अपनी सास को दिखाने के लिए इनके सामने मैं तुमसे थोड़े बहुत काम भी करवा लेती हूँ। लेकिन तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हें एक सफल डॉक्टर बनना है, जिससे भैया भाभी के सपने को पूरा कर सको और मेरे त्याग को भी सफल बनाओ। तुम्हारे लिए ही तो मैं दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैंने काम वाली बाई को निकाल दिया है, जिससे कि माँ जी को ये लगे कि मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर ही लाई हूँ। तुम्हारे कॉलेज की फीस तुम्हारी माँ नहीं भर सकती बेटी। मैं अपनी बचत करके तुम्हारी कॉलेज की फीस भरती हूँ, लेकिन मैंने अपनी सास को यही बताया है कि तुम्हारी फीस तुम्हारी मम्मी भर रही है। तुम चाहे मुझे गलत समझो महक या सही, लेकिन तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और ये बेकार की बातें मत सोचो। सारी सच्चाई बुआ के मुंह से सुनने के बाद महक तो हैरान रह गई। मन ही मन बड़ी खुश भी हो गई कि उसकी बुआ तो कितनी अच्छी है, जो उसके लिए इतने सारे कष्ट झेल रही है। वह झट से अपनी बुआ के गले लग गई और बोलने लगी, सॉरी बुआ, उस दिन मैंने आपकी बातें सुनी तो मैं आपको गलत समझ रही थी। इतना कहते कहते उसकी हिचकियां बंध गई और वह रोने लगी। उसकी बुआ धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बस मेरी सास के सामने तुम्हें थोड़ा काम जरूर करना होगा, करोगी ना? बाकी समय तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो बेटी और दिखा दो सबको कि मुश्किलें चाहे लाख रास्ता रोकने की कोशिश करे, लेकिन आगे बढ़ने वाले उन सारी मुश्किलों को पार करके जीवन में सफलता हासिल कर ही लेते हैं। बुआ की बातों से महक में जोश भर गया। बस फिर क्या था, वह जब भी मौका मिलता था बुआ की मदद भी करती थी और पढ़ाई में जी जान से जुट भी गई थी।
धीरे धीरे समय को सरकता जा रहा था। सुमित्रा जी को यही लगता था कि वह पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं कर पा रही, बस टाइम पास हो रहा है और वह उनके मुफ्त की नौकरानी है। लेकिन 5 सालों के बाद जब उन्हें पता चला कि महक तो डॉक्टर बन चुकी है तो वह हैरान ही रह गई। वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू तुम तो इसे नौकरानी बनाकर लाई थी, फिर ये डॉक्टर बन कैसे गई? अब तक सारिका अनजान बनते हुए बोली, मुझे क्या पता कब उसने पढ़ाई कर ली, मैं तो उससे घर के सारे काम ही करवाती थी। अब फीस इसकी माँ ने भरी है, पढ़ाई इसने की है, तो बीच में हम लोग कौन होते कि कुछ बोले? डॉक्टर बन जाने के बाद अब महक को किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। उसने जल्दी ही उसी शहर में अपना खुद का एक कमरा किराए पर ले लिया और अपने माँ और भाई को भी अपने साथ ही रहने के लिए ले आई। उसकी तपस्या रंग लाई थी। हालांकि जया ने यही कहा था कि बेटी हम शहर में आकर तेरे साथ उस एक कमरे में नहीं रहेंगे, जब गांव में अपना घर है तो वहीं रहेंगे। हाँ, कुछ दिन के लिए हम आए हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए। उसके भाई की पढ़ाई भी अब धीरे धीरे पूरी होने में थी। जीवन में खुशियां आने लगी थी। जब जया को पता चला कि उसकी ननद ने उसकी बेटी का जीवन संवारने के लिए खुद कितने कष्ट सहे हैं, तो वह उसके प्रति धन्यवाद की कृतज्ञता की भावना से भर उठी और सोचने लगी कि अगर जीवन में ऐसे सच्चे और निस्वार्थ रिश्ते हो तो इंसान हर मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। डॉक्टर बनने के बाद महक ने सबसे पहले अपने बुआ के घर में काम वाली बाई लगवाई, ताकि बुआ को अब आराम मिल सके। इसके साथ ही धीरे धीरे वह अपनी बुआ को पैसों से भी मदद करने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इतने साल बुआ ने भी घर में सारे कष्ट सहकर पैसे बचा बचा कर उसकी फीस भरी है। सारिका भी खुश थी कि उसका त्याग और बलिदान रंग लाया था। उसका त्याग और कष्ट सफल हुए थे और महक आज एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।